नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज खास बातचीत में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। सर, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। सर, सबसे पहले क्योंकि लगातार आपके संघर्षों की बात सुनी, किस तरह से संघर्ष रहा और कैबिनेट तक पहुंचने तक का सफ़र आपका किस तरह का रहा, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मैं देश प्रदेश के लिए अपना गिलहरी स्वरूप योगदान दे रहा हूँ। मैं एक संघ पृष्ठभूमि का एक कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ। पिताजी मेरे संचालक रहे हैं, भाई मेरा किसान संघ में रहा है, यानी परिवार की पृष्ठभूमि पूरी संघ में रही है। और बाल्यकाल से ही मैं स्वयंसेवक और उसके बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। और विद्यार्थी परिषद के अनेकों ऐसे आयाम छुए कि ये उस समय की बात है जब लोग विद्यार्थी परिषद या हमारे संगठनों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। मुझे आज भी याद है कि उस समय लगभग 2,500-3 हज़ार युवा मेरे साथ था। 2,500-3 हज़ार, इसमें लड़के लड़कियां, पूरा एक हुजूम था। और मुलायम सिंह को देख के बहुत अच्छा लगा। जैसे वो डोयला चौक पे रुके, उनके स्वागत के लिए हम बढ़े, उनको माल्यार्पण वगैरह किया। और उसी बीच में मैंने एक ज्ञापन देना चाहा तो उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने मुझे धक्का दिया। और जैसे ही धक्का दिया तो मेरी, उस टाइम मैंने सफारी सूट पहन रखा था, सफारी सूट का शर्ट मेरा उनकी गाड़ी में, चूँकि उस समय एम्बेसडर होती थी, उसमें फंस गया और बहुत दूर तक मैं खिंचता चला गया। संयोग से मैं बचा, नहीं तो आज मैं इस दुनिया में न भी होता। लोगों में, कार्यकर्ताओं में, जनता में, जो वहाँ के मेरे साथ ये युवा थे, सब में आक्रोश हुआ। और मुझे याद है कि लोगों ने फिर बाद में बहुत हुजूम जितना भी था, उन्होंने गुस्सा जाहिर भी किया, थाना घेराव किया। और वहाँ पहुँचे हम सब लोग कि मुलायम सिंह जी के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करी है। उन्होंने हमारे नेता के साथ, यानी मेरे साथ बदतमीजी की है। खैर, मुझे याद है एडीएम फाइनेंस थे उस समय, उन्होंने उनको जांच अधिकारी बनाया गया था। हालांकि ये तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या हो सकता है, लेकिन जो युवा थे उनमें वो था कि भाई कि ये गलत हुआ कि हमारी मांग पत्र को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बदतमीजी की, ऐसा जो भी। लेकिन उसके बाद वो लौट के वाया थानो भोगपुर, वाया थानो रायपुर थानो होते हुए फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। और मुझे ये भी याद है कि 6-7 साल तक वो डोईवाला नहीं आए थे, क्योंकि एक भाव था हमारे अंदर डोईवाला के आसपास के पूरे क्षेत्र में कि उन्होंने गलत किया। और ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। लेकिन एक दिन जब वो मुलायम सिंह जी, डोईवाला में उनका एक कार्यक्रम था, तो वो तब आए थे, तो एलआई वालों ने बहुत घेर कर रखा मुझे। तो मैंने कहा भाई हमें कुछ नहीं करना है, वो सम्मानित हैं, हमारा उनसे लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, बस ये हमारा एक मांग थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन अब जनता ने देख लिया वो किस प्रकार के हैं, कैसी प्रवृत्ति है, वो विषय हमने कहा नहीं, उनको आना चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद का याद है कि जब ये उत्तराखंड आंदोलन चला, और उत्तराखंड आंदोलन में मेरी बहुत अग्रणी भूमिका रही है। और डोईवाला आसपास रोज़ ट्रेन जाम करना, बसें रोकना, कॉलेज छुट्टी कराना, बाज़ार बंद करना, ये सामान्य हमारा एक काम होता था। और मैं संक्षेप में अपना विषय बता रहा हूँ कि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का मैं जो इकाई थी मेरी, उसका महामंत्री बना। फिर मैं उसी बीच में मंडल का महामंत्री बना, जिले का मंत्री बना। इसी दौर की बात कर रहा हूँ, ये 1986 से लेके और 93 के बीच की। फिर मैं जिले का महामंत्री बना। और 1994 में जो मेरी अग्रणी भूमिका थी, और वो भी एक घटना जरूर बताना चाहूँगा कि जब 1994 में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, जिनको हम अपने पहाड़ का गांधी मानते हैं, और उनके नेतृत्व में जब दिल्ली रैली हो रही थी, तो हम सब लोग पहुँचे थे। लेकिन वहाँ जब ये पता चला कि मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई है और बहुत से लोगों को गोलियां मारी गई है और महिलाओं के साथ गलत हुआ है, तो अब आप देखिए मेरे से रहा नहीं गया। उस रैली से मैं वहाँ से चला और मैंने 1-2 साथियों से कहा भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ सब कुछ गलत हो गया है। कोई चलने को तैयार नहीं था और मैं अकेला वहाँ से चला, ट्रक में बैठ के दिल्ली से आया। और मुझे आज भी याद है कि मेरठ की रेड लाइट पे मेरी जब ट्रक रुकी, तो सामने अभी भी मनोहर कांत ध्यानी जी जिंदा है, उनको मैंने देखा एक वैन में बैठे हुए। राजेंद्र जोशी एक पत्रकार आपके साथी थे, वो दिवंगत हो गए, वो गाड़ी चला रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा हम ऋषिकेश जा रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं भी आपके साथ हूँ। मैं तुरंत ट्रक वाले को पैसे दे उनकी गाड़ी में बैठा। मुझे इसलिए लगा कि मैं उनके साथ
ठिकाने तक पहुंच जाऊंगा, कि ट्रक तो मुझे कहीं भी छोड़ेगा। मैं उनके साथ उनको भी लेके गया। जब मैं देखता हूँ कि वहाँ लाशें बिछी पड़ी हैं, तो कितना मन क्रोधित हुआ, कितना मन खराब हुआ। महिलाओं की जो बातें वहाँ सुनी। और मुझे याद है जब हम अंदर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो एक महिला वहाँ काम कर रही थी, और उस महिला का नाम था मालती शर्मा। वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद थी। वो सबके साथ पूरी मदद कर रही थी। और वहाँ जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, अंकल, प्रेम अंकल। मैंने कहा मुझे किसने आवाज़ मारी? तो देखा पीछे संतोष नेगी, आनंद सिंह नेगी हमारे कार्यकर्ता थे, मोहकमपुर में आज भी हैं। आनंद सिंह नेगी की तो डेथ हो गई, और हमारे जो संतोष नेगी आज भी जीवित हैं। उनके लड़के को गोली लगी थी। उन्होंने कहा अंकल मेरे पैर में गोली लग गई है। तो फिर मैंने वहाँ उससे बातचीत की, उसको धैर्य दिया, सारी बात की। और रात को मैं पहुँचा रायवाला में, वहाँ सूचना करी। फिर डोएला पहुँचा, वहाँ सूचना की। फिर अगले दिन जो हुआ वो सब आपकी जानकारी में है। मसूरी घटना होती है तो सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति मेरा भाई राजेंद्र शाह था, और उसके पीछे पीछे मैं, और क्योंकि मैं महामंत्री था जिले के अध्यक्ष मसूरी में ही रहते थे, राणावत जी, हम वो उस समय यहाँ देहरादून में, तो वो पहुँचे, मैं पहुँचा। वहाँ की घटना भी यदि मैं आपको सुनाऊँ तो एक बार मेरे पे रासुका लगने की स्थिति आ गई कि पुलिस मेरे पीछे रुकी, मैं भागी। तो रात को मैं एक ऐसी जगह रुका जो आज तक किसी को पता नहीं है कि पुलिस मेरे चारों तरफ है, और मैं एक जगह ठिकाने में ऊपर से देख रहा हूँ कि पुलिस मेरे पीछे घूम रही है। तो हालत ऐसी थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब दिल्ली से यहाँ आए, और ट्रेन में उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमने उनको रायवाला नहीं उतरने दिया, उनको डोईवाला नहीं उतरने दिया। खूब गुत्थम गत्था हुई। इस टाइम यहाँ के शायद एसपी थे बीपी जोगदंड, मुझे आज भी नाम याद है। और उन्होंने कहा नहीं सर, आप तो बहुत समझदार हैं। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक शब्द कहा था, मुझे आज भी ध्यान है। उन्होंने कहा मिस्टर जोगदंड, तुम मुझे समझदार कह रहे हो? तुम कहोगे मुझे समझदार? तुम मुझे सर्टिफिकेट दोगे? अरे हमने जिसको मार दिया वो देश का प्रधानमंत्री हो गया। उस समय शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है वीपी सिंह शायद बने थे, शायद उनके वो छात्र रहे थे। और उन्होंने कहा तू मुझे समझाएगा कि मैं समझदार हूँ, और मेरे पास तो अधिकृत टिकट है, मुझे नहीं उतार सकता। आखिर में फिर बहुत गुत्थम गुत्था होने के बाद उनको एक नियोजित तरीके से जो है हमने सम्मान के साथ वो अरेस्ट हुए। फिर गाड़ी के आगे मैं लेटा, गाड़ी हमने जाने दी जिस गाड़ी में उसे उनको बैठाया गया था। ये सब घटनाएं बहुत हैं, बहुत आंदोलन जिस प्रकार से हम लोग करते थे। मैं चूँकि उस समय युवा था, और मेरा परिवार मैंने कहा ना संघ में था, और उस समय हम लोग राम ज्योति जब आई, रामशिला पूजन जब हुआ, तो लोग जानते थे राम जन्मभूमि के बारे में। धीरे धीरे जनता के बीच में गए, गांव गांव गए, शिलाओं को लेके गए, राम ज्योति को लेके गए, और उस प्रकार से ये घटनाक्रम बढ़ता है। और जनता में एक भावना बढ़ती है कि राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और हम जब मैं जाता था तो पूरे जोश के साथ हम लोग बोलते थे। तो जनता में एक, जहाँ पहले हम 5, 7, 10 लोग होते थे, फिर हमारी संख्या बढ़ती रही, 100, 200, 500 तक की हमारी जनसभाएं हुई। रितंबरा जी आई डोला में, हजारों की संख्या में उनकी बैठकें हमने कराई। और उसी दौर की मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि एक बार जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो हमारे पूरे देश के अंदर शायद एक ही प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि जितने भी इस प्रकार के लोग हैं। मैं उस समय राम जन्मभूमि की श्री राम कार सेवा समिति का जिला संयोजक हो गया था, और उस जिला संयोजक होने के नाते मेरे पर निगाहें बहुत थी। और पुलिस मेरे को अरेस्ट करने के लिए मेरे दुकान पे आई। उन्होंने बड़े तरीके से, ये योजनाबद्ध तरीके से, पूरे देश भर में इसी प्रकार की घटना हुई थी। मेरे पास एक पुलिस वाला आया कि साहब आपको थाना अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं आता हूँ। दुकान पे बैठा था, दुकान मैंने कहा मैं अकेला हूँ, तो चाबी लेके बंद करके मैं गया। और जैसे कैसे मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने बड़े मीठे ढंग से बात की, उन्होंने बड़े ढंग से बात की, उन्होंने चाय पिलाई, खूब सम्मान से उन्होंने मेरे से बातचीत की। और धीरे धीरे उनका तेवर बदलने लगा, और लास्ट में उन्होंने कहा मिस्टर प्रेम बहुत हो गया, यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कहा आ गए अपनी औकात पे, तुम मुझे अरेस्ट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही उन्होंने कहा तो पता नहीं भगवान ने बुद्धि, भगवान श्री राम, चूँकि राम का काम, भगवान का काम, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। मुझे याद है कि जब मैं दिमाग में आया कि मेरे हाथ में चाबी है दुकान की, तो मैंने कहा मैं ये चाबी ज़रा बाहर, क्योंकि आप जानते हैं डोईवाला थाना बिल्कुल रोड पे है, मैंने कहा मैं ये चाबी किसी को दे देता हूँ, मेरे घर पहुँच जाएगी, तो मुझे अरेस्ट करोगे, कम से कम चाबी तो जाए घर पे, कल को दुकान तो खुले। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही किसी को एक चाबी दी, अनजान व्यक्ति मैं नहीं जानता था,
दुकान की चाबी सौंप रहा हूँ। बस ये है कि वो मुझे जानते थे। मैंने कहा भाई ये मेरी चाबी है, मेरा घर यदि जानते हो वहाँ पे दे देना और वहाँ ये भी बोल देना कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर, ये मैं आज बड़े गर्व के साथ बोला, आधे घंटे के अंदर 500-600 युवा लोग, महिलाएं, पुरुष, उन्होंने थाना घेर दिया आधे घंटे के अंदर। इतना जुनून था, इतना मेरे से प्यार करते थे लोग। और पकड़ लिया मेरे को तो उस टाइम थाना और पूरा सब लोग कांपने लगे, कहने प्रेम मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम मत जाना। मैंने कहा मैं तो जा ही नहीं रहा, तुमने मुझे अरेस्ट करके मैं तो अरेस्ट हो रखा हूँ। अब ये लोग हैं, ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। उन्हें नहीं तुम मेरी नौकरी चले, मेरा थाना पूरा सस्पेंड हो जाएगा। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। आखिर में लोगों ने मुझे छुड़ा के ले गए, डोयला चौक पे नारेबाजी करते हुए गए, वहाँ पे हमने भाषण दिया। फिर मुझे किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि अब निकल लो, पुलिस अपनी आई पे आएगी तो सब कुछ करेगी। वहाँ से मैं रहा, एक जगह मुझे बैठाया गया रात को। वहाँ पे मैं एक ऐसा परिवार जहाँ पे मुझे टिकाया गया। अब वो घटना भी बड़ी अच्छी लगेगी सुन के कि ठंड का टाइम था और जिसके यहाँ मैं रुका उस बहन नीचे सो रही है और मैं उनके पलंग पे सो रहा हूँ। मुझे टॉयलेट आई तो मैं कहाँ जाऊँ, यदि मैं जाता हूँ तो उसको टाप के जाता हूँ, तो वो मेरे से हो नहीं सकता था। बहन को टाप के मैं नहीं जा सकता था। छोटा घर था, बड़ा परिवार था। बाहर मैंने कुंडी खोली, सड़क की तरफ मैं पेशाब गया। उसी बीच में मुखबरी होती है। रात को 3-3:30 बजे दोबारा गया तो एकदम पड़क से उठाया और मुझे जीप में डाल दिया और मुझे उठा के सीधा देहरादून लाने लगे। अच्छा, उसमें 2-3 लोग मेरे को सब जानते ही थे, मैंने भी देख लिया। एक लड़का तो हमारे साथ खेलता ही था, बृक्षपाल यादव, जिसने अरेस्ट किया वो भी यादव था। मैंने कहा तुम सब जितने भी हो तुम अपनी उस पर आगे हो। और बृक्षपाल को मैंने कहा तू हमारे साथ रोज़ खेलता था, आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं, भगवान भला करेगा। और आप देखिए उसकी एक घटना और सुनाता उसी दौर की। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे ले जा रहे हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन इतना करो, मुझे लग रही भूख, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। प्यार की बातें भी होती थी। और उस टाइम उन्होंने कहा भी तुझे कहाँ क्या खिलाएं। मैंने कहा भी कुछ तो खिलाओ। तो मुझे वो प्रिंस होटल ले गए, कह रहे वहीं पे एक प्रिंस होटल की दुकान है, उस टाइम ढाबे टाइप के खुलते थे वो जो दुकानें वहाँ पे, वहाँ गए और वहाँ ले जाके उन्होंने मुझे दूध पिलाया, बर्फ़ी खिलाई। और जाते जाते मैंने कहा भाई देखो मेरे पास पैसा भी नहीं है, तुम कहाँ ले जाओगे, पैसा तो मेरी जेब में चाहिए। तो एसआई को मैंने कहा कि पैसे दे मुझे और आऊँगा जब लौट के तेरे को वापस करूँगा। मुझे आज भी याद है 192 रुपये दिए थे उसने और 192 रुपये मैंने रखे। फिर वो मुझे पुलिस लाइन ले गए। ये 4-4:30 बजे की बात थी। देखा तो मेरे 52 ऐसे और कार से वहाँ 50 के लगभग वो सब अरेस्ट थे। मुझे देख के बड़े खुश हो गए कि प्रेम भी आ गया। उसी बीच में उन्होंने सुबह कहा भी फटाफट तैयार हुई है, तुम्हें अब यहाँ से लेके जाना है। भोर हुई तो पता चला मेरा सामने से छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा ताऊ जी का लड़का, उसको भी अरेस्ट करके पुलिस लेके आ रही है। यानी पूरा परिवार अरेस्ट। मैंने भाई तुम कैसे आ गए? कि हम इसलिए आ गए कि हमने जाम लगाया, सारे लोगों को अरेस्ट करना चाह रही थी लेकिन हमें अरेस्ट किया, हम यहाँ आ गए। अब हम यहाँ से 3 गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं। हमें ले जाया जा रहा था, ले जा रहे कहाँ पता नहीं है। आगे पुलिस की गाड़ी, बीच में पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, और हम जा रहे हैं। डोईवाला का पता चला डोईवाला ले जा रहे हैं। हाँ, उस बीच में घटना और होती है। मैंने सबको कार सेवकों को कहा, मैंने भैया अपनी जेब में जितनी रोटियाँ इन्होंने खिलाई भर लो, सब्जी भले ही ना हो, लेकिन कहाँ ले जाएंगे, कब ले जाएंगे, कब खिलाएंगे पता नहीं। रोटियाँ भर लो अपनी जेब में जितनी भर सकते हो, क्योंकि कच्ची पक्की तो खाई जाएंगी, पेट तो भरेगा। सब ने जेब में जितनी भी है अपनी भरी हमने सबने। पता चला डोईवाला चला। डोईवाला में जब जैसे मैंने मुँह बाहर निकाला, लोगों ने देखा प्रेम आ गया और सारे कार सेवकों को वहीं छोड़ा दिया। एक भी कार सेवक पूरे ज़िले का वहाँ नहीं रहा, सबको छुड़वा के उनको सबको इधर उधर भेजा। तो इतनी घटना है। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार और हम लोग इस प्रकार की घटनाएं हमारे द्वारा हुई और पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पहली घटना थी जहां इस प्रकार से 52 कार सेवकों को ऐसे छुड़ाया गया। आज भी जो लोग उस समय के जिंदा होंगे वो सब बता सकते हैं। फिर बाद में सत्याग्रह हुआ, हम टिहरी जेल गए और सबसे ज़्यादा दिन जेल में रहा। वो भी बड़ी घटना हो जाएगी कि जब मेरी जमानत होगी 1-2 की नहीं हुई तो बाद में एक रोने लगा, नहीं नहीं पुलिस मुझे मारेगी, तुम मत जाना। पुलिस वाले कहे नहीं नहीं तुम्हारी जमानत होगी, तुम्हें हम रख नहीं सकते। मैं कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। आखिर में दोनों को एसडीएम अपने घर ले जाता है, वहाँ से रात को अपने घर सुलाता है। फिर ये डर रहता है कि ये मारेंगे पकड़ के, लेकिन जैसे कि भगवान श्री राम के काम में लगे थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन फिर सबकी जमानत हुई, सब वापस आए। और जब मैं वापस आया था कि मुस्लिम महिला नसीमा
उसने मेरा स्वागत किया, यानी अचानक मिली, उन्होंने कहा प्रेम तू आ गया, देखो कितनी शांति होगी, कितना अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत हुई और लगातार ये सब क्रम जारी रहा। और उसी बीच में 1996 में फिर जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद मैंने टिकट मांगा, विधानसभा मसूरी होती थी, नहीं मिला, इस्तीफा दिया। फिर मैं पंचायत प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बना। फिर ये आपका भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में अनेकों बार सदस्य बना। 2000 जब ये आंदोलन के बाद जब 2000 में हमारा राज्य बना तो लग रहा था अब तो हमारा मुझे आसानी से टिकट मिल जाएगा, यानी कि 91 में टिकट मांगा, नहीं मिला, 1993 में नहीं मिला, 1996 में हो गया तो कट गया, तो लगा कि अब उत्तराखंड बन गया, अब तो मुझे टिकट मिल जाएगा। लेकिन 2002 में भी टिकट नहीं मिला। मुझे लगता है मैं उत्तराखंड का एक पहला व्यक्ति हूँ, एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने एक ही बार से लगातार 4 बार टिकट मांगा हो, संघर्ष किया हो, संघ पृष्ठभूमि हो, कोई दाग ना हो और जनता में एक अच्छी छवि, उसके बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन चलिए पार्टी का काम करते रहे। 2002 में फिर मुझे गढ़वाल मंडल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। फिर फिर हमारे व्यापार प्रकोष्ठ का मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार से लगातार एक बार हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था, जब हमारा ये जो हमारा पैकेज, औद्योगिक पैकेज मिला था अटल जी के द्वारा दिया गया था, और बाद में जब यूपीए सरकार आई तो उन्होंने ख़त्म कर दिया 2004 में, तो हमने विधानसभा घेरा था उस समय बहुत बड़ी संख्या में। और उस टाइम पुलिस ने इतनी लाठियाँ मारी, तो मेरे को कम से कम नहीं पड़े होंगे तो 75-80 लाठ पड़े होंगे, पूरा शरीर नीला पड़ गया सिर्फ मुंह को छोड़ के। तो वो आज भी फ़ोटो मेरे में रखा है, जिस प्रकार से पुलिस वाले मार रहे हैं और मैं नीचे पड़ा हुआ हाथ पकड़ के ऐसे झेल रहा हूँ मैं। तो ये सारे अनेकों बार जेल गए, महंगाई के विरोध में अनेकों बार जब भी संगठन कहता था। तो उसके बाद भगवान की कृपा हुई, 2007 चुनाव जीता, फिर मैं ऋषिकेश से टिकट मिला। तब भी एक भावना ये थी कि शायद ये हमेशा टिकट मांगता है और ये राड़ है इसकी राड़ खत्म हो जाए, हार तो जाएगा, ऐसे ऋषिकेश से टिकट दे दो। लेकिन मैं उन व्यक्तियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, और उन्हीं की कृपा से आज मैं लगातार 7, 12, 17, 24 मैं लगातार एक ही क्षेत्र से विधायक हूँ। जनता के हर बार मेरा एक मार्जिन बढ़ता जा रहा है। मेरी लोकसभा जिस लोकसभा के अंतर्गत मैं आ रहा हूँ यानी ऋषिकेश, वहाँ पे हमेशा लोकसभा में मेरा मार्जिन यानी कि सांसद के लिए सबसे सर्वाधिक वोट मेरे विधानसभा से मिल रहे हैं। मेरे यहाँ जब कभी पहले प्रधान नहीं जीतते थे, आज प्रधान जीत रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख हम लोग जिता रहे हैं, जिला पंचायत हम लोग जिता रहे हैं, और इसी प्रकार नगर निगम हमने जीता पिछली बार। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आज एक यदि अच्छी सीटों में माना जाता है तो ऋषिकेश को माना जाता है। सब भगवान की कृपा से, मेरे हाईकमान की कृपा से, मेरे नेताओं की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से लगातार ये काम हो रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि 2007 में जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मुझे पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया गया था। 2012 से 17 में हमारी सरकार नहीं थी। 17 में जब तिवारे मैं जीत के आया तो मुझे अध्यक्ष विधानसभा बनाया गया। अनेकों आयाम छुए, वो सब आपके सामने कितने काम हुए। हर दिन हम कोई ना कोई कार्यक्रम करते थे, चाहे वो गंगा जी को लेके करें, चाहे वृक्षारोपण को लेके करें, चाहे कोविड के टाइम पे हम लोगों को वैक्सीन और ये सब लगाने के कैंप लगाएं, चाहे हम लोग उसके दौर में योगा का कार्यक्रम करें। लगातार हर महीने हम योगा का कार्यक्रम करते थे उस विधानसभा के अंदर। और चाहे मुझे अम्बेडकर जी की चित्र उस समय आदेश करने पड़े हों कि हर कार्यालय में अम्बेडकर जी का चित्र लगे, वो आज भी है। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ी, उसके नाम से आज भी पट्टी आप देखिए विधानसभा में ऊपर संस्कृत में लिखी है। हर मंत्री, हर अधिकारी की पट्टी उस समय मैंने हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखी होनी चाहिए, वो उस पर लगाई। सीपीए का यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का बड़ा कार्यक्रम जो कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ था, और छोटे से राज्य में बड़ा कार्यक्रम हमने यहाँ देहरादून में किया। पूरे देश भर के अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्ष विधानसभा, लोकसभा के अध्यक्ष जी, उपसभापति, राज्यसभा के तमाम लोग यहाँ पे आए थे, बड़ा कार्यक्रम किया। अनेकों जगह उनका स्वागत किया, उनका ऋषिकेश में, डोयल में गंगा आरती कराई, ये सब काम। और इस प्रकार से अब मैं भगवान की कृपा से, मेरे हाईकमान के आशीर्वाद से मैं आज 6 विभागों का मंत्री हूँ। उनमें भी नए आयाम रोज नितम छू रहे। आज शहरी विकास विभाग का मंत्री होने के नाते अनेकों आयाम छुए। 7 पुरस्कार मुझे उत्तराखंड को पहली बार मिले थे साफ सफाई के मामले में, अगली बार 3 मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो काम बिल्कुल लंबित थे उनको मैंने कराने का काम किया। स्मार्ट सिटी जो हमारे यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ उसको पूरा करने का काम किया।
इसी प्रकार से वित्त में यदि मैं कहूँ तो मेरे यहाँ राजस्व सबसे बढ़िया आज की स्थिति में हम लोग कर रहे हैं, जबकि हमारा जो हमें मदद मिलती है वो ख़त्म हुई थी, जो कंपनसेशन था हमारा ख़त्म कर दिया गया था 30 जून 2022 को। लेकिन उसके बाद से आज हमारे जो अनुपातिक दृष्टि से अगस्त माह में चौथे नंबर पे इंडिया में हम लोग आए, तो ये बड़ी बात है। इसी प्रकार से मेरे यहाँ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपने देखा ही है किस प्रकार से मैं उस विधानसभा में सरकार की ओर से कैसे मैं काम करता हूँ। उसी प्रकार के आवास के जितने भी प्राधिकरण हैं उनमें कैसे नक्शे पास हों, कैसे जनता को सहूलियत हो, कैसे उनके साथ तालमेल हो, कैसे हितधारकों के साथ बैठक हो। बजट पेश करता हूँ तो सारे हितधारकों को पहले बैठा के उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे मांगता हूँ कि बताइए क्या सुझाव, अच्छा बजट कैसे दे सकते। अनेकों काम इस प्रकार से संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि आज मैं 6 विभागों का काम अपने हिसाब से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवान की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, मेरा हाईकमान, मेरे नेतृत्व माननीय मोदी साहब का, मेरे धामी साहब का, अनेकों हमारे ऐसे नेतृत्व का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जिनकी कृपा से आज मैं जनता के लिए भी, समाज के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और पार्टी के लिए भी ठीक से काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, क्योंकि कहा जा सकता है कि इतना लंबा संघर्ष आपका रहा है, आधे घंटे में शायद वो उसको बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन सर क्या माने, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री जब आप बने, एक के बाद एक फैसले भी आपने लिए, चाहे वो बिल लाओ इनाम पाओ योजना हो ताकि उत्तराखंड में राजस्व बढ़ सके, उसको आप अपने फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा, जिस तरह से यहाँ पर आवास, क्योंकि शहरी विकास आवास आपके पास है, गरीबों को किस तरह से आवास अभी उपलब्ध कराए जा रहे हैं? देखिए, 2 बातें आपने कही हैं। बिल लाओ इनाम पाओ, वित्त मंत्री के नाते जी। जब हम ये योजना लाए थे तो लोगों को पता नहीं था। बहुत कम लोग जो है कम लोग उसके बिल ले पाते थे और जो हमारे को सबमिट करने थे या डाउनलोड करने थे नहीं कर पाए थे। लेकिन यदि मैं पूरे वर्ष भर की आपको जानकारी दूं, और हमने जिस प्रकार से 1 महीने में 1500 इनाम जनता को देने का काम किया, और आज इतनी लोकप्रिय स्कीम ये हुई है कि 282 करोड़ रुपए के बिल मूल्य हमने प्राप्त किए हैं। और इस योजना को आज भी लोग पसंद करते हैं और कहते हैं साहब ये योजना लागू दोबारा की जानी चाहिए। और अनेकों राज्य इस योजना को एक तरह से हमारे यहाँ संपर्क कर रहे हैं कि कैसे आपने किया, वो जानकारी ले रहे हैं। केंद्र में भी इसी प्रकार की लगभग योजना, हालांकि मैं ये नहीं कहने को तैयार नहीं हूँ कि हमारे कारण की है, लेकिन उनको अच्छा लगा, वो भी इसको एक दूसरे रूप में उन्होंने भी लॉन्च किया है। यानी कि ये एक ऐसी योजना है जो बहुत लोकप्रिय योजना बनी है और जिससे भी हमें कई फायदे हुए। एक तो हमें ज़्यादातर लोगों में एक ये बड़ी उनकी सोच कि हमें बिल लेना चाहिए जहाँ भी आप सामान खरीदें या कुछ खाएं, और उससे हमें राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन इसी बीच में हमें कुछ फर्जी कंपनियां मिली हैं जिसके कारण हमने उनसे हमने फिर जो है राजस्व प्राप्त की है। अनेकों फर्में ऐसी मिली हैं जो गलत या फर्जी काम करती थी, उनको पकड़ने में हमें लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जनता में बिल लेने की प्रवृत्ति बनी। और जहाँ तक आपने आवास की बात की है, मुझे खुशी है इस बात की। हमारे यहाँ चाहे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 22 योजनाओं पे जब हम काम कर रहे थे तो कुछ योजनाएं हमारी कर्टेल हुई, लेकिन आज भी अनेकों हम उपभोक्ताओं को अभी तक उनको जो हैं घर बना के दे चुके हैं, चाबी दे चुके हैं। अनेकों योजनाएं जो अभी हमारी चल रही हैं, लगभग ऐसी लगभग 16-17 हज़ार अभी ऐसे हमारे उपभोक्ताओं को या लाभार्थियों को हम लोग उनको आवास, हमने एक टारगेट फिक्स किया है कि मार्च 2025 तक उनको हम सबको दे देंगे। यानी कि इतने गरीब जो हमारे लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो महत्वाकांक्षी योजना, जिनकी कृपा से ये सब हो रहा है, उनकी कृपा से हमारे यहाँ उन लोगों को भी आवास मिलेगा। सर एक सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से दिनों दिन भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लगातार आप भी देख रहे हैं कि अन्य दल के जो जितने भी नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक समय था जब बातें हुआ करती थी कि भाजपा कुछ भी नहीं, और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर काम करके दिखाया है, जिस प्रकार से विश्व में आज उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारा देश तरक्की कर रहा है, देश पूरे विश्व के अंदर एक अच्छे तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उससे बहुत से लोग प्रभावित हैं। फिर उसी के उनके पद चिन्हों पे चलकर हमारे यहाँ सरकार काम कर रही है, हमारा संगठन काम कर रहा है। तो
जो सामने जो अन्य पार्टियां हैं वहाँ चूंकि नेतृत्व विहीन पार्टियां, नीति विहीन पार्टियां, इस प्रकार का जो जनता से जिनका जुड़ाव नहीं है, तो उनको लगता है भाई एक ही पार्टी है जिसके साथ जुड़ के ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिन जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में अच्छे लोग नहीं हैं, विपक्ष में भी बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी भावना है कि वो समाज का, क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का नेतृत्व करें, काम करें, सेवा करें। आखिर उन लोगों को लगता है कि वहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है या ये वहाँ वो रह के नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर जो आज भारतीय जनता पार्टी खाली देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो सही पूछो तो राष्ट्र भक्तों की पार्टी है, सही पूछो तो राष्ट्र को वैभवशाली बने उसकी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय पे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि अनेकों लोग, रोज़ आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कल ही माननीय मथुरा जोशी जी और बिट्टू कर्नाटक और अन्य हमारे साथी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जिन्होंने वर्षों वर्षों तक सेवा की है, जो सिंह बिजी बैठे हैं, वर्षों वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में, इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। और इनके साथ मिलके हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और हम और गति के साथ काम करेंगे। अच्छा लगता है कि और भी अभी तो ये चल ही रहा है सिलसिला, और भी आगे जारी रहेगा। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।